नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्र छात्राएं जो भी क्लास 12th में उन सभी छात्र छात्राओं के लिए मैं आपका जो इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र जिसे आप कहते हैं उसका मैं आपका सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि आपके अर्थशास्त्र में कौन कौन से क्वेश्चन सही है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा फुल डिस्कशन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सभी छात्र छात्रों को मालूम होगा कि आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ 1.5 घंटे का समय मिलेगा और आपको जो एग्जाम में टोटल क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे और आपको टोटल 40 मार्क्स मिलेंगे और ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू होने वाले हैं। आपको कुछ यहाँ निर्देश दिए गए तो आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं कि आपको कुल 40 प्रश्न जो मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा। और एक बात आपके लिए अच्छी है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको कोई अंक काटे नहीं मिलेंगे, सारे के सारे सवाल जवाब चाहे आप दे तो दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन पे आपको टोटल 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, यानी एमसीक्यू जैसे पैटर्न रहता है उसी हिसाब से आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जो हमारा पहला सवाल है कि दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के लिए उत्पादन संभावना इस प्रकार दी हुई। वस्तु एक्स का है क्या 0 है, 1 2 3 4 5 दिया। वस्तु वाई का 10 8 6 4 2 0 दिया, ठीक है। ये आपको उत्पादन संभावना दिया हुआ है। तो इसका जो वक्र होगा यानी इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ कर होगा वो कैसा होने वाला है ये आपको बताना कि ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर और अवतल यानी कनकेव, या फिर ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी कन्वेक्स, ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा, या फिर धनात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आपका वक्र होगा, ठीक है, उत्पादन होगा, तो वो क्या होगा आपका ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। यानी अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी उसका कौन सा एक सेंट्रल क्या है, एक समस्या प्रॉब्लम है। तो क्या बचत हो, क्या उपभोग हो, क्या निवेश हो, या किसके लिए उत्पादन हो, ये सबसे बड़ी केंद्रीय समस्या है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किसके लिए उत्पादन हो, ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम टिक करेंगे। अगला सवाल है हमारा कि अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपका षष्टि और व्यष्टि ने मैक्रो और माइक्रो जो वर्ड है सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने किया था, किस इकोनॉमिक सबसे पहले यूज किया था। एडम स्मिथ, रैगनर फिश, या फिर माल्थस और अल्फ्रेड मार्शल। तो देखिए, ये जो वर्ड है व्यष्टि और षष्टि सबसे पहले किसने दिया, रैगनर फिश ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, ठीक है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था के किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो एक किसान है, देखिए, ये जो खेत की जुताई के लिए क्या करना है, ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक, दोनों में से एक चीज़ का यूज करेगा। तो ये अर्थव्यवस्था का कौन सा समस्या से मेल खाता है आपको बताना कि क्या उत्पादन करे, वो कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, या कितनी मात्रा में वो उत्पादन करे। तो देखिए, ये क्या है, कैसे उत्पादन करे, ये दोनों में से आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये केंद्रीय समस्या, इसलिए हम इसको टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा कि किस अर्थव्यवस्था के अनुसार, ठीक, सॉरी, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, ठीक है। जो उपयोगिता है उसको क्या कर सकते हैं, मुद्रा में क्या कर माप सकते हैं। ये जो किस अर्थशास्त्री ने के अनुसार कहा गया था, लियोनल रॉबिन्स के अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार, या फिर वॉलरस के अनुसार, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये किसने कहा था, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार क्या उपयोगिता को क्या कर सकते हैं आप मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। तो हम इसका टिक करेंगे, आंसर टिक करेंगे, वो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। देखिए, अगला है कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उससे प्रत्येक व्यक्तिगत आय से क्रमशः 15 यूटिलस, 16 12 यूटिलस, 10 यूटिलस तथा 8 यूटिलस उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपयोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी। तो देखिए, आप क्या करें, जब भी आपको इस टाइप का सवाल आए आप सबको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जब आप जोड़िएगा तब इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 45 यूटिलस, यानी 45 यूटिलस। तो हम इसका टिक करेंगे 16 का सी। अगला सवाल देखिए कि दो वस्तुएं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। देखिए, रसगुल्ला और गुलाब जामुन क्या गया, आपको एक लाइन से ड्रॉ किया गया ए बी से, ठीक है। इसमें पूछा गया कि इन दोनों वस्तुओं की क्रमशः पी आर एवं पी जी बजट रेखा की ढाल क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका पी आर बाई पी जी बाई पी आर इंटू पी जी, या फिर पी आर प्लस पी जी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा पी आर बाई पी जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने का कारक नहीं है। यानी किसी वस्तु को जब मांग को है कौन सा प्रभावित कारक नहीं हो सकता। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, या फिर उपभोक्ता की या साधनों की कीमत, इसमें से कौन सा है जो आपको फैक्टर प्रोवाइड नहीं, आपका जो फैक्टर है वो आपका सही एक कारक नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, साधनों की कीमत जो होगा इसका करेक्ट आंसर इन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि 9 नंबर सवाल है, किसी वस्तु एक्स की कीमत
कम होने से वस्तु जो वाई है की मांग कम हो जाती है। वस्तु एक्स की जैसे कीमत कम होती है तो वस्तु जो वाई है उसका मांग क्या होता है, कम हो जाता है। तो इन दोनों वस्तुओं को क्या कहा जाएगा, देखने आपने इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा क्या कहा जाता है इसे, प्रतियोगी वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, असम्मति वस्तुएं या फिर घटिया वस्तुएं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रतियोगी वस्तुएं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% वृद्धि, यानी देखिए किसी चीज़ का दाम अगर 5% कम हो गया, ठीक है, जैसे आप भी सोचते हैं कि किसी चीज़ का मार्केट खरीदने उसका दाम कम हो गया तो उसका जो मांग होता है मात्रा में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आप जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 1.6% निकलेगा, ठीक है, सॉरी 1.6 निकलेगा, जिसे हम मांग की लोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे 11 नंबर कि निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी, जीवन रक्षक दवाएं, नमक, माचिस या फिर आपका रेफ्रिजरेटर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा किस वस्तु की मांग लोचदार होगी वो होगी रेफ्रिजरेटर की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कि निम्न रेखा चित्र, ठीक है, में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। देखिए एक रेखा चित्र में रेखा चित्र का जिसका नाम रेखा ए बी है, वहाँ पर बिंदु जी पर मांग की लोच का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 से कम होगा या 1 से आपका अधिक होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, बिंदु जी पर मांग की लोच वो क्या होगा, 1 से अधिक होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, ठीक है, जीवन रक्षक दवाएं, विलासिता वस्तु या फिर आवश्यक वस्तु या फिर गिफिन वस्तु। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गिफिन वस्तु है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है, ठीक है, एक उपभोक्ता क्या करता है अपनी एक वस्तु पर क्या करता है, आय से बड़ा हिस्सा क्या खर्च करता है, तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार या फिर पूर्णतः लोचदार या फिर सापेक्षिक लोचदार। तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बेलोचदार, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है, यानी औसत स्थिर लागत जो वक्र होता है, कर्व होता है, वो कैसा होता है ये आपको बताना है। ऋणात्मक ढाल की एक सरल रेखा, धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा, आयताकार परवलय या फिर आपका गोलाकार। तो देखिए इसका जो आंसर होता है वो होता है आयताकार परवलय, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब सीमांत उत्पाद औसत पर अधिक होता है या फिर सीमांत उत्पाद औसत कम होता है, सीमांत उत्पाद औसत पर बराबर हो जाता है या फिर सीमांत उत्पाद शून्य होता है। तो देखिए इसका जो आंसर कब होता है, जब परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद कब बढ़ता है, जब सीमांत उत्पाद क्या होता है, औसत उत्पाद अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमका करेक्ट आंसर टिक करेंगे। देखिए ये फिर आपका एक दिया हुआ है कि कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन मान क्या होता है, 0 होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या फिर आपका अधिकतम होता है। यहाँ पर दिया हुआ कि कीमत है और मात्रा है और एक लाइन ड्रॉ किया गया रेखा चित्र में, ठीक है, ए बी है, ठीक ना। तो बताना है कि कुल उत्पादन अधिकतम कब होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका धनात्मक, यानी जो सीमांत उत्पादन का मान होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक, हम इसे टिक कर लेंगे। देखिए अगला सवाल है कि यदि कुल उत्पाद टीपी है, ठीक है, तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है, तो वो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सूत्र है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जो वैल्यू होता है औसत उत्पाद का वो क्या हो जाएगा, टीपी बाई क्यू हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है, तो सीमांत उत्पाद का देखिए इस बार हमको क्या बताना है, आपको सूत्र बताना है। तो देखिए इस बार सीमांत उत्पाद का जो वैल्यू होता है वो होता है डेल्टा टीपी बाई डेल्टा क्यू, वही फॉर्मूला है, सिर्फ क्या लग जाएगा, डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है, ठीक है, औसत लागत क्या होगी, सीमांत लागत से कम होगी, तब औसत लागत की जो वैल्यू क्या बढ़ेगी, बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या फिर आपका न्यूनतम होती है। तो देखिए औसत जो लागत होगी वो क्या होता है, बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है, 1, 2, 3 या फिर आपका 4। तो देखिए ये कितने स्तर के उत्पाद की व्याख्या करता है, आपका 3 स्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है उल्टा यू आकार, एक सरल रेखा या फिर आयताकार परवलय। तो देखिए इसका जो आंसर होता है वो कैसा वक्र होता है, आपका यू आकार का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल हमारा निम्न में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है, स्थायी कर्मचारी का वेतन, ठीक है, स्थिर लागत होना चाहिए, बताना है कि प्रति इकाई बिजली बिल, दैनिक मजदूर की मजदूरी या फिर कच्चे माल पे जो आपका व्यय। तो देखिए प्रति इकाई जो बिजली बिल होती है वो क्या होती है, स्थिर लागत का एक उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, ठीक है, सॉरी माफ करिए, इसका आंसर होगा आपका
स्थायी कर्मचारी का वेतन, क्योंकि वो क्या होता है, स्थिर लागत का होता है, ठीक है, इसलिए हम इसका आंसर टिक करेंगे आपका 23 का ए नंबर। ओके, अगला सवाल हमारा कि औसत लागत और सीमांत लागत। देखिए फिर से औसत लागत सीमांत लागत क्वेश्चन आ गया। आपस में बराबर तब होती है जब औसत लागत क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, अधिकतम होती है या फिर आपका न्यूनतम होती है। तो देखिए ये कब होती है, जब औसत लागत क्या होती है, न्यूनतम होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला सवाल हमारा, यदि किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक प्राप्त राशि क्या कहलाती है। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि, यानी आपको बताना है क्या कहलाती है, ये कुल आगम कहलाती है, औसत आगम कहलाती है, सीमांत आगम कहलाता है या फिर आपका औसत लागत कहलाती है। तो देखिए ये क्या कहलाती है, आपका कुल आगम कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो हमारा 26 नंबर जो सवाल है कि कुल लागत, ठीक है, जिसे आप टीसी यहाँ बताया गया है, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तन लागत टीवीसी के बीच में देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है कि कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के बीच में कौन सा रिलेशन आपका सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि टीएफसी बराबर होता है टीसी प्लस टीवीसी। अगला क्वेश्चन हमारा कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, देखिए जब वस्तु की मांग इंक्रीज कर जाता है और पूर्ति में देखिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, तब संतुलन कीमत क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जब संतुलन कीमत क्या होता है आपका, उसमें वृद्धि होती है, तब ये ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु की मांग डी है तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त होगी डी बराबर एस, डी एस माइनस एस, डी माइनस एस बराबर जीरो, डी बाय एस बराबर 1 या इनमें से सभी, क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होती है, यदि वस्तु की मांग और पूर्ति क्या हो तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी, डी बराबर एस होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या फिर दोगुना कम होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है, ये अधिक होता है। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। अगला सवाल है कि ये निम्न में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है कि एस बराबर फंक्शन पी दिया हुआ है, ठीक, एफ ऑफ पी दिया हुआ है, एस बराबर एफ ऑफ क्यू है, डी बराबर एफ ऑफ पी है या फिर एस बराबर एफ 1/p है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस बराबर एफ ऑफ पी, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर होती है, न्यूनतम कुल लागत, न्यूनतम औसत लागत, न्यूनतम सीमांत लागत या फिर अधिकतम लागत। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका न्यूनतम औसत लागत, यानी ऑप्शन नंबर ये हम क्या करेंगे, इसका टिक करेंगे। अगला सवाल है कि एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। लागत अधिकतम करना या फिर आपका लागत अधिकतम करना, या फिर पहला ऑप्शन था आपका लाभ अधिकतम करना, आगाम अधिकतम करना या फिर आपका लाभ न्यूनतम करना है। एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए उसका क्या उद्देश्य होता है कि लाभ अधिकतम करना, ये उसका क्या होता है, पॉलिसी होता है, उद्देश्य होता है, मेन मोटिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु कीमत क्या होती है, सीमांत लागत के बराबर होती है, औसत लागत के बराबर होती है, औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या उसके बराबर होती है या फिर न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। तो देखिए ये कब होता है, जब वस्तु की कीमत क्या होती है, औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, मुक्त परिवेश और निकास की सुविधा या फिर सरकार का कोई हस्तक्षेप या फिर वस्तु की मांग बेरोजगार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वस्तु की जो मांग है बेरोजगार। अगला सवाल है हमारा कि किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता या फिर पूर्ण प्रतियोगिता या फिर द्वैधाधिकार, यानी दो जन का अधिकार। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा एकाधिकार में क्या होता है, सिर्फ किसी वस्तु का एक और केवल एक ही उत्पाद होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है। कौन सा ऐसा कथन है जो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या करता है, मेन जो है आपका डिफरेंस, स्पष्ट अंतर को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो देखिए जब चारों आप ऑप्शन पढ़िएगा तब आपसे सबको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है कि एकाधिकार प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है, ऑप्शन नंबर बी हमसे टिक कर लेंगे। अगला सवाल है हमारा कि एकाधिकार में अंतर्गत कीमत जिसे पी और सीमांत लागत एमसी के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपका पी का जो वैल्यू होता है, जो अंतर्गत कीमत होता है, वो आपका सीमांत लागत से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी हम टिक करेंगे।
अगला सवाल है कि निम्न में से किस बाह्य संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता या फिर द्वैधाधिकार। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता, यानी इसका हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगाम की राशि क्या होगी? 65 रुपये, 12 रुपये, 300 रुपये या फिर आपका 55 रुपये। तो देखिए आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितने रुपये निकलेंगे? 300 रुपये। अगला और हमारा लास्ट सवाल है कि उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है? स्थिरता होती है, वृद्धि होगी, कमी होगी या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उत्पादक कर में जैसे आप बिक्री कर दीजिए, मतलब वृद्धि कर दीजिएगा, तो वस्तु में की पूर्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये थे आपके टोटल सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको बाकी सेटों का भी अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा और बाकी जितने भी, ठीक है, सारे के सारे मॉडल सैंपल फिर क्वेश्चन भी अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।